नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, साथ ही कुछ दमदार स्टॉक्स और उसके पीछे की वजह पर भी फोकस करते हैं और शो के अंत में आपको उन ट्रिगर्स के बारे में बताते हैं जिन पर बाजार की नजर रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की विदेशी करेंसी में $2 अरब का लोन लेने के लिए बैंकों से बातचीत चल रही है। ये लोन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग यानी ECB रूट से लिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल क्षमता विस्तार खर्च पर होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस लोन की अवधि 3 से 5 साल की हो सकती है। इस लोन का कुछ हिस्सा सितंबर में मैच्योर हो रहे लोन का भुगतान करने पर भी हो सकता है। इस लोन के लिए कंपनी की बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ बातचीत चल रही है। पिछले साल अगस्त में कंपनी ने 5 साल में ऑयल टू केमिकल बिजनेस के विस्तार पर 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी, पर ऊंची ब्याज दरों के दौर में कंपनी की ओर से लिए जा रहे इस लोन को लेकर बाजार में काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी खबर, ऑटो एंसिलरी कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, जिसे हम पहले मदरसन सुमी सिस्टम के नाम से जानते थे, इस कंपनी ने गुरुवार 15 जून को फ्रांस की कंपनी सिरमा एंटरप्राइज के अधिग्रहण की घोषणा की है। विंसी एनर्जीज फ्रांस नाम की कंपनी से 72 लाख यूरो या 65 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में यह सौदा पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि एंटरप्राइज वैल्यू में इक्विटी के अलावा कंपनी पर बकाया कर्ज को भी शामिल किया जाता है। मदरसन ये अधिग्रहण अपनी सब्सिडरी कंपनी संवर्धन मदरसन ऑटोमोटिव सिस्टम्स ग्रुप BV यानी SMRP-BV के जरिए करेगी। खरीदी जा रही कंपनी सिरमा एंटरप्राइज एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग और अलाइड इंडस्ट्रीज के लिए कामकाज करती है। तीसरी खबर, नकदी और लगातार कम हो रहे ग्राहकों की दिक्कत से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने देश भर में अपने 5 से 7% या करीब 25,000 रिटेल पार्टनर्स को हटा दिया है। इस कदम के जरिए कंपनी की सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े खर्च कम करने की मंशा है। इस एक रिपोर्ट के अनुसार हटाए गए रिटेलर्स कंपनी को लंबे समय से नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे, जहां तक ग्राहक अधिग्रहण खर्च की बात है। इंडस्ट्री अनुमान के अनुसार भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी अन्य टेलीकॉम कंपनियों की तरह ही वोडाफोन आइडिया के देश भर में 4 से 5 लाख रिटेल टच पॉइंट्स हैं। इनमें से ज़्यादातर रिटेलर्स मल्टी ब्रांड ऑपरेटर्स हैं, यानी ये सभी टेलीकॉम कंपनियों को सेवाएं मुहैया करवाते हैं। इनमें से कुछ रिटेलर्स VI के एक्सक्लूसिव रिटेलर्स हैं, जिनमें कुछ कंपनी की ओर से चलाए जा रहे रिटेल स्टोर्स भी शामिल हैं। चौथी खबर, कर्ज संकट में फंसी वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को लेकर 2 अपडेट आए हैं। पहला ये कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने गो फर्स्ट के RP को इंजन लेसर्स के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। गो फर्स्ट ने SMBC एफ्रो इंजन लीज BV और इंजन लीज फाइनेंस BV से कुल 9 इंजन लीज पर लिए हैं, जिनके रखरखाव के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। दरअसल इन लेसर्स ने NCLT से अपने एसेट्स की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की थी, जिसके चलते NCLT ने फैसला लिया है। दूसरा अपडेट यह है कि NCLT ने कंपनी के नए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी RP की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अभिलाष लाल की जगह अब EY के शैलेंद्र अजमेरा को नए RP के तौर पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि NCLT के दोनों फैसले तब आए हैं जब कंपनी ने अपनी उड़ानों को 19 जून तक रद्द कर दिया है। इसके पीछे परिचालन कारणों का हवाला दिया गया है। पांचवी खबर, कोयला उत्पादन से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कोल इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोल इंडिया पर कंपटीशन एक्ट लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोल इंडिया के उस दावे को नकार दिया है जिसमें कोल इंडिया ने कहा था कि कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट या कोल माइन एक्ट की वजह से उस पर कंपटीशन एक्ट लागू नहीं होता है। कंपटीशन कमीशन ने इस दलील का विरोध किया था और तर्क दिया था कि कोल इंडिया ने कंपटीशन एक्ट के किसी भी प्रावधान को कोई संवैधानिक चुनौती नहीं दी है। आपको बता दें कि यह मामला 2014 में शुरू हुआ था, जब कंपटीशन कमीशन ने कोल इंडिया को कोयला सेक्टर में दबदबे की स्थिति के गलत इस्तेमाल का दोषी पाया था। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की और कुछ ऐसे शेयरों पर फोकस करते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और साथ ही साथ उनके पीछे की वजह भी समझते चलते हैं। पहली खबर, IKO लाइटिंग के शेयरों की बाजार में धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। 285 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले NSE पर शेयर 392 रुपये 50 पैसे पर खुला, यानी कि इशू प्राइस से करीब 38% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। वहीं BSE पर शेयरों में ट्रेडिंग की शुरुआत 37.2% के प्रीमियम के साथ 391 रुपये पर हुई। दरअसल इस IPO से कंपनी ने 607 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी, जिसमें से 350 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था और OFS के जरिए 90 लाख शेयर बेचे गए थे और ये इशू कुल
68 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। QIBs का हिस्सा करीब 164 गुना, HNIs का कोटा करीब 63 गुना और रिटेल का हिस्सा करीब 14 गुना के आसपास भरा था। IPO की रकम का कुछ हिस्से से कंपनी अपने कर्ज का भुगतान करेगी और कुछ हिस्सा IQ सॉल्यूशंस नाम की सब्सिडरी में निवेश करेगी, जिसका इस्तेमाल नोएडा में नया प्लांट लगाने पर किया जाएगा। दूसरी खबर, शुक्रवार 16 जून को मझगांव डॉक के शेयर में 10% तक का उछाल देखने को मिला। इंट्राडे में मझगांव डॉक के शेयर ने 1216 रुपए का उच्चतम सर्च हुआ था। वैसे तो बीते एक साल में शेयर करीब 5 गुना का रिटर्न दर्ज कर चुका है, पर शुक्रवार को आए उछाल के पीछे वजह है एक ब्रोकर की ओर से आई पॉजिटिव रिपोर्ट। दरअसल HDFC सिक्योरिटीज ने मझगांव डॉक पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है और लक्ष्य 1131 से 1231 रुपए का दिया है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक कंपनी को रक्षा मंत्रालय से बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी में सुधार होगा। इसी के मद्देनजर अगली 2 तिमाही में बेस केस में 1131 रुपए और बुल केस में 1231 रुपए का लक्ष्य दिया गया है। पर निवेशकों को 1009 रुपए से लेकर 1050 रुपए की रेंज में यानी गिरावट पर खरीदारी करने की राय दी गई है। तीसरी खबर, कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में शुक्रवार 16 जून को करीब 13% तक की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के दौरान शेयर ने 134 रुपए 90 पैसे का उछाल दर्ज किया और करीब 17% की बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इनफैक्ट 134 रुपए 90 पैसे का जो हाई बनाया गया था वो 52 हफ्ते की ऊंचाई के बेहद करीब भी है। बीते एक साल में ये शेयर 2 गुना से ज्यादा की कमाई करवा चुका है, पर शुक्रवार की तेजी के पीछे वजह है शेयर में हुई कई सारी ब्लॉक डील्स। कंपनी के शेयरों में 6 ब्लॉक डील्स के जरिए 6 करोड़ 41 लाख शेयरों का सौदा हुआ, जो कंपनी की कुल इक्विटी के करीब 6.25% हिस्से के बराबर है। गुरुवार 15 जून को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को मुख्य पदों पर की गई नियुक्ति की जानकारी भी दी थी। इन नियुक्तियों में TS अनंतरमन को 15 दिसंबर से 3 साल के लिए दोबारा नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुना गया है। गौरतलब है कि हाल ही में कंपनी के प्रबंधन ने कई बड़े विदेशी निवेशकों के साथ मुलाकात की थी और अब इस कंपनी में बड़े सौदे होते हुए नजर आए हैं। चौथी खबर, देश की सबसे बड़ी शिप बिल्डर कंपनी कोचिन शिपयार्ड के शेयर में शुक्रवार 16 जून को 6.25% की तेजी देखने को मिली और क्लोजिंग करीब 4% की बढ़त के साथ हुई। दिन के दौरान शेयर ने 594 रुपए 40 पैसे का हाई छुआ था। बीते 6 महीने में शेयर करीब 5% गिरा है, पर एक साल में शेयर में करीब 90% की बढ़त देखने को मिल चुकी है। शुक्रवार के उछाल के पीछे वजह है सब्सिडरी कंपनी को नॉर्वे से मिला एक बड़ा ऑर्डर। सब्सिडरी कंपनी उदीपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को 580 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को 8 कार्गो वेसल सप्लाई करने हैं, जिसमें से पहली डिलीवरी दिसंबर 2024 तक होगी और ऑर्डर का बाकी बचा हिस्सा मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते एक हफ्ते में कंपनी को दूसरा ऑर्डर हाथ लगा है। 9 जून को कंपनी को इंडियन नेवी यानी जल सेना से 300 करोड़ रुपए का एक प्रेस्टीजियस ऑर्डर हाथ लगा था। पांचवी खबर, हिंदुजा ग्रुप की कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी अशोक लीलैंड के शेयर में शुक्रवार को 6.25% तक का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग करीब 4.5% की बढ़त के साथ हुई। शेयर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 169 रुपए 45 पैसे है और शुक्रवार को शेयर ने 167 रुपए 80 पैसे के इंटरडे हाई को टच किया, यानी कि शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब कारोबार कर रहा है। दरअसल कई सारे ब्रोकर्स ने शेयर के लिए अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। 15 जून को कंपनी के निवेशकों के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, मोतीलाल ओसवाल, JM फाइनेंशियल और नुवामा ने शेयर पर तेजी का नजरिया बरकरार रखा है। मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य क्रमशः 178 रुपए और 175 रुपए कर दिया है। वहीं मोतीलाल ओसवाल, JM फाइनेंशियल और नुवामा ने भी कंपनी पर बाय रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 180 रुपए निर्धारित किया है। निवेशकों के साथ बैठक में मैनेजमेंट ने कहा कि अगले 2 साल में स्विच मोबिलिटी के तहत 6 प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना है। यही नहीं, मैनेजमेंट ने M&F HCV यानी कि मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में मार्केट शेयर 3% बढ़ाकर 35% करने का लक्ष्य भी तय किया है। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के एपिसोड में बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन इससे पहले कि हम शो को खत्म करें, चलते चलते आपको बताते हैं कि सोमवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। 16 जून के ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूरोप के CPI महंगाई के आंकड़े आए हैं। उनका जो असर यूरोपियन मार्केट्स और बाकी ग्लोबल मार्केट्स पर देखना काफ़ी अहम है। US की जहाँ तक बात है तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का जो डेटा है वो रिलीज़ हुआ है, तो उसका जो असर है वो 20 तारीख को US के मार्केट्स पर देखना काफ़ी अहम होगा। 19 तारीख की जहाँ तक बात है यानी कि सोमवार की बात करें तो देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम SBI के नाम से भी जानते हैं, इसकी AGM होगी। क्या फैसले आते हैं, क्या अपडेट्स आते हैं, उस पर बाजार खास तौर पे फोकस करेगा। HAL का शेयर यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 22 रुपए का फाइनल डिविडेंड इस कंपनी ने घोषित किया था, उसकी एक्स डेट सोमवार को है, तो शेयर में उसका जो एडजस्टमेंट है वो देखने को मिलेगा। जी एंटरटेनमेंट के सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका इन दोनों ने
अपनी अर्जी दाखिल की थी सैट में, उस पर सुनवाई होने वाली है। सेबी का जो 12 जून की शाम को अंतरिम ऑर्डर आया था उसके खिलाफ ये अर्जी दी गई थी। तो सैट में सुनवाई में क्या फैसला आता है, इस पर बाजार खासतौर पर फोकस करेगा। कैनफिन होम्स, इनकी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है 19 जून को। साथ ही ग्लोबल सर्विसेज, इनका जो 50% का एंकर लॉक इन है वो खत्म हो रहा है। क्या कोई सप्लाई आती नहीं आती इस कंपनी के शेयरों में, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके साथ साथ सूला वाइनयार्ड, इनका भी प्री आईपीओ लॉक इन खत्म होने वाला है सोमवार को। तो इस शेयर पर भी बाजार खासतौर पे फोकस करेगा। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाम में परिवर्तन हो रहा है, नाम बदले जा रहे हैं। महिंद्रा सीआई का जो नाम है वो अब बदलकर सीआई ऑटोमोटिव हो जाएगा, और दूसरी तरफ टीटागढ़ वैगन्स, इसका नाम बदलकर टीटागढ़ रेल सिस्टम हो जाएगा। तो इन पर आपको नजर रखनी है। साथ ही 19 जून की जहां तक बात है तो यूएस के बाजार बंद है, इसीलिए मैंने कहा कि जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का डेटा आने वाला है उसका जो असर है वो 20 जून को यूएस के मार्केट्स पे देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ दमदार एक्शन वाले शेयरों की जानकारी भी मिल गई होगी। तो सोमवार 19 जून को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।